कल हम लोग बात कर रहे थे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित करती हैं और अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करेंगे, इन पर बात हो रही थी। तो हमने कहा था अनियमितताएं दो कैटेगरीज में कैटेगराइज की जा सकती हैं। एक वे अनियमितताएं जो नो डाउट इरेगुलरिटी तो हैं, इसमें तो कहा ही नहीं जा सकता कि वो इरेगुलरिटी नहीं है, ये तो बोला ही नहीं जा सकता, लेकिन उस इरेगुलरिटी का प्रभाव कोई इतना गंभीर नहीं हो रहा कि उसके कारण वो काम जो अनियमित ढंग से किया गया उसका जो परिणाम है उसी को शून्य कर दे, क्योंकि उस परिणाम के बाद भी पक्षकारों के अधिकारों के अंतिम अवधारण हेतु बहुत सारी कार्यवाही करनी शेष रह जाती है। इसलिए ये युक्ति संगत और तर्क संगत नहीं है कि प्रत्येक अनियमितता कार्यवाही को शून्य करे। ऐसा कोई युक्ति संगत बात नहीं लगती। हां, यहां पर यह भी जरूरी है कि आपकी हिम्मत, आपका साहस ये दुस्साहस में न बदल जाए और आप अनियमित ढंग से काम करने के आदी ना हो जाओ, इस पर रोकथाम यह भी जरूरी है। इसीलिए आपने देखा था कि पूर्व की धारा 460 और वर्तमान में 506 वो ये कह रही थी कि यदि गलती से सद्भावना पूर्वक अनियमितता हुई है, ये नहीं कि जानबूझकर आपने बिना कोई सतर्कता, बिना कोई सावधानी बस अनियमित ढंग से काम करना ये आपका स्वभाव बन गया है। अगर ऐसा है तो फिर अनियमितता परिणाम देगी और वो अनियमितता कार्यवाही को सुरक्षित नहीं रख पाएगी और इस सेक्शन को मजिस्ट्रेट की कार्यवाहियों को लागू करने के लिए या मजिस्ट्रेट की कार्यवाहियों को लागू होने के लिए अधिनियमित किया गया। ये सारी बात हुई थी और जब सेक्शन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा था कि सर्च वारंट ये जारी कर दिया उस मजिस्ट्रेट ने जो इंपावर्ड नहीं था विधि द्वारा। तो आखिर सर्च वारंट ही तो जारी हुआ, सर्च वारंट के आधार पर सर्च ही तो होगी और ऐसा क्या हो जाएगा जिससे आपके अधिकार प्रभावित हो गए। और हम लोग जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे थे तब भी एक बात आई थी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम चूंकि अधिनियमित स्वरूप का है, इसलिए जो कुछ भारतीय साक्ष्य अधिनियम मना नहीं करता वो सब कुछ साक्ष्य के संकलन और साक्ष्य को ठीक है न्यायालय के समक्ष देने के लिए अमल में लाया जा सकता है, व्यवहार में लाया जा सकता है। और एक बात कही गई थी कि साक्ष्य किस प्रकार से आया, उसके न्यायालय के समक्ष आने का तरीका क्या है, इससे स्वयं साक्ष्य की गुणवत्ता ये प्रभावित नहीं होती। हम आपके घर में घुसे, हमने एक डॉक्यूमेंट चोरी कर लिया और वो डॉक्यूमेंट मेरी निर्दोषिता का प्रमाण है, हमने न्यायालय में प्रस्तुत किया, तो अब भले ही हमें चोरी के लिए सजा हो जाए लेकिन वो कृत्य जो निर्दोष ठहर सकता है इस डॉक्यूमेंट के आधार पर, उसमें हमें सजा नहीं हो सकती। और वहां भी सजा होगी या नहीं होगी ये एक डिबेटेबल इशू रहेगा जनरल एक्सेप्शंस की लाइट में, ठीक है, क्योंकि अपराध, प्रत्येक अपराध साधारण अपवादों के अधीन है। कहां? धारा 6 में लिखा है आईपीसी में।
और आज भी धारा 6 कोई समाप्त तो हो नहीं गई। और आपको जब आईपीसी बताएंगे यानी बीएनएस बताएंगे तो इस पर चर्चा होगी कि आपको न्यायालय में कभी यह कहने की जरूरत ही नहीं होती है कि मेरा कृत्य जनरल एक्सेप्शन या प्राइवेट डिफेंस की परिभाषा में आता है, और इसीलिए कचहरी में कोई भी ये तर्क नहीं लेता कि हमने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग किया था। कोई नहीं, ये तर्क लेते ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं लेते कि लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारा 6 आईपीसी का भाग है और न्यायालय ये नहीं कर सकता कि धारा 302 जो आईपीसी का भाग है उसका उपयोग हमें दंडित करने के लिए तो करे, लेकिन उसी आईपीसी की धारा 6 इसके आधार पर यदि हमें कोई लाभ प्राप्त होता हो तो न दे, यह संभव नहीं है। क्योंकि धारा 6 ऑटोमेटिकली कहती है कि अपराध और उसकी प्रत्येक परिभाषा इसे साधारण अपवादों के अधीन समझा जाएगा, और यह बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्देश है जो कानून से व्यवहार कर रहा है, और यह निर्देश न्यायालय के लिए भी है। तो न्यायालय को सारा मामला साधारण अपवादों के अधीन समझना होगा, और अगर साक्ष्य ऐसा कहता है कि वॉट एवर यू हैव डन दैट वाज डन बाय यू, दैट हैज बीन कमिटेड बाय यू in the exercise, in the enjoyment of your right to self defense, तो न्यायालय बाध्य है आपको सेल्फ डिफेंस का फायदा देने के लिए। और अगर आपने क्लेम कर दिया, आपने कह दिया कि हमने सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज किया था, तो आप नुकसान में आ गए, क्योंकि अब आपने घटना एडमिट कर ली है। अब सिर्फ इतना साबित होने को रह गया कि आपने जो कुछ किया वो राइट टू सेल्फ डिफेंस के एक्सरसाइज में था या आप आक्रमण कर रहे थे, और यह दशा आपके लिए नुकसानदेह है, और आप सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहे थे एविडेंस एक्ट के मुताबिक। इसे साबित करने का भार आप पर होगा, क्योंकि धारा 105 एविडेंस एक्ट की कहती है कि अगर आपने साधारण अपवादों का तर्क ले लिया तो उस तर्क को साबित करने का भार स्वयं अभियुक्त पर है। तो आप अपने ऊपर एक भार क्यों ले लें? इससे कोई नहीं लेता है। तो साक्ष्य अधिनियम, क्योंकि साक्ष्य के आने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, तो साक्ष्य कैसे भी न्यायालय के समक्ष आ जाए, उस साक्ष्य के विश्वसनीयता को परखने के बाद न्यायालय उस साक्ष्य के आधार पर काम कर सकता है। तो सर्च वारंट अगर जारी हुआ तो आफत क्या हुई? सर्च वारंट के आधार पर होगी तो सर्च ही, जो कुछ सामने आएगा, चलिए वो उस आदमी द्वारा आदेशित सर्च के आधार पर आ गया जिसे उस आदेश को देने की अधिकारिता नहीं थी, अधिकतम इतना ही तो है। लेकिन जो कुछ सामने आया, अगर वो आपको इंक्रिमिनेट करता है किसी ऑफेंस में, तो आपका विचारण क्यों नहीं होना चाहिए? और अभी आपको दोष सिद्ध तो नहीं करना है, आपको इस साक्ष्य के अगेंस्ट बोलने की पूरी सुविधा विचारण के दौरान मिलेगी। तो आपके हक पर, आपके अधिकार पर क्या असर आया? कुछ भी तो नहीं। केवल बोले कि नहीं, वो जो सर्च वारंट जारी करने के लिए सशक्त था उसी से करवा के लाओ, तो ये बात कुछ तर्क संगत, युक्ति संगत लगती नहीं। और वो व्यक्ति जिसने जारी किया भले ही लीगली इंपावर्ड नहीं था, लेकिन उसने उन बातों का ख्याल जो सर्च वारंट जारी करते समय रखना चाहिए वो तो रखा ही होगा, क्योंकि कोई भी न्यायालय
अगर कार्रवाई करेगा तो कानून के मुताबिक करेगा। तो जिसने जारी किया, जारी तो न्यायालय ने किया, जारी तो मजिस्ट्रेट ने किया, बस बात इतनी है कि मिस्टर ए सशक्त थे, बी ने जारी कर दिया। तो फर्क क्या पड़ा? यही स्थिति अन्वेषण के लिए आदेश देने की है, यही स्थिति मृत्यु समीक्षा करने की है, और यही स्थिति जैसे धारा 187 सीआरपीसी थी और अब कितनी हो गई, 210 नहीं 207। कहता अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 207 के अधीन आदेशिका जारी करना। तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? 187 सीआरपीसी और वर्तमान में 207 बीएनएस इतना ही तो कहती है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में उसका विश्वास है कि उसने ऐसी अधिकारिता के बाहर, यानी उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर कोई अपराध कर रखा है, तो वो उसे इस प्रकार गिरफ्तार करा सकता है मानो उसने उसकी अधिकारिता के भीतर अपराध किया और विचारण के लिए सक्षम न्यायालय के पास भेज सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? आप विचारण न्यायालय के समक्ष जाएंगे, आप बेल के आपके अधिकार सुरक्षित हैं, विचारण में जो आपके हक और हकूक हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हैं। अगर इसने गलत भी पकड़वा लिया तो पकड़वाने मात्र से ऐसा क्या हुआ जो पकड़वाने की कार्रवाई को शून्य घोषित करके पहले हम आपको छोड़े हैं, फिर जो सशक्त मजिस्ट्रेट है वो आदेशिका जारी करे, फिर हम आपको पकड़े और फिर विचारण करें। इस मूर्खतापूर्ण एक्सरसाइज का कोई अर्थ नहीं दिखता। लेकिन हां ये सही है कि किसी को भी गलती करने की आदत नहीं पड़ने दी जा सकती। आप गलती से सद्भावपूर्वक करोगे ठीक है, जानबूझकर आप ऐसा करो इसकी इजाजत नहीं, और तब तो परिणाम भी शून्य होगा और साथ ही साथ आपके विरुद्ध हो सकता कार्रवाई ये भी हो, ठीक है, तब तो सब कुछ होगा। लेकिन गलती से सद्भावपूर्वक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही पूर्व के सीआरपीसी में धारा 190 वर्तमान में 210 उसका खंड ए और बी है। खंड ए किससे संबंधित है? परिवाद पर संज्ञान लेने से, और खंड बी का इससे संबंधित है पुलिस रिपोर्ट इस पर संज्ञान लेने से, और खंड सी का इससे संबंधित है स्वतः संज्ञान लेने से। तो अगर जुडिक्शन नहीं है और आपने पुलिस रिपोर्ट या परिवाद इस पर संज्ञान ले लिया तो कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, विचारणा बकाया है, उसमें जो कुछ होगा तय हो जाएगा। लेकिन आपको अधिकारिता नहीं है और आपने खंड सी में संज्ञान ले लिया तो नो डाउट अभी भी विचारण बकाया है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इसमें एक संभावना जरूर है कि सिर्फ आपको उत्पीड़ित करने के लिए संज्ञान लिए जा सकते हैं, और एक बार संज्ञान हो गया तो आप करेंगे क्या? भैया तो उच्च न्यायालय के पास जाइए अनुतोष के लिए, जो पूर्व की धारा सीआरपीसी में 482 या रिवीजन में आई है। यही तो करेंगे आप, या लाठी चलाएंगे? भैया आप लीगल रेमेडी यही तो सीख करेंगे, और अननेसेसरी आप परेशान हो रहे हैं। और ना हो तो आपको विचारणा का सामना करना पड़ेगा, और आपराधिक विचारणा इसका सामना आपकी प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक तो होता ही है, साथ ही ये एक कठोर प्रक्रिया वे भी है। आपको सारे काम छोड़कर न्यायालय में उपस्थित होना, नहीं हुए तो वारंट। तो इसलिए आपके परेशान होने की
जो संभावना है इसके दृष्टिगत अगर कोई मजिस्ट्रेट इंपावर्ड नहीं है और 190(1)(c) यानी 210(1)(c) में अगर लेता है संज्ञान, तब तो कार्यवाही प्रारंभ से शून्य है। लेकिन वो इंपावर्ड नहीं है और गलती से सद्भाव पूर्वक 210(1)(a) और (b) में संज्ञान ले लेता है, तो कार्यवाही शुरुआत से शून्य नहीं है, लेकिन गलती से सद्भाव पूर्वक। आगे कहता है, किसी मामले को धारा 212 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना, 192 थी, ठीक है, 192 थी सेक्शन, उसमें कहता था 190(1)(c) में अगर आपने संज्ञान लिया तो आप नहीं ही जांच करेंगे, आपको दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजने हैं। और अगर आपका कोई अधीनस्थ मजिस्ट्रेट है तो आप उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि आपके समान उस परिवाद में वर्णित मामले की जांच करने के लिए सक्षम है। 192 में था, आपके अधीनस्थ नहीं था वो मजिस्ट्रेट, आपने ट्रांसफर कर दिया, क्या दिक्कत आ गई? अब वो जांच कर लेगा, करेगा तो विधि अनुसार। कोई ऐसा तो है नहीं कि अब वो बीएनएस या सीआरपीसी के प्रोविजन को छोड़कर कोई और जांच करने लगेगा, इसलिए तर्क संगत नहीं दिखता। ठीक है, आगे कहता है धारा 343 के अधीन क्षमादान करना। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सीजेएम, सेशन कोर्ट, ठीक है, ये सारे वहां रिविजनल और अपीलेट कोर्ट, ये सारे वहां क्षमादान देने के लिए इंपावर्ड है। ठीक है, वो न्यायालय, और यहां क्या लिखा है? मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट का मतलब निर्देशों का अर्थ लगाना, उसकी लाइट में क्या समझा जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो पहला वाला है उसे क्षमादान देना चाहिए, दूसरे वाले ने दे दिया, तो दिया तो उन्हीं विधिक शर्तों के अधीन, जिन विधिक शर्तों के अधीन दिया जा सकता था। और सेशन जज या उच्च न्यायालय ने रिविजनल या अपीलेट शक्तियों में दिया, तब इस सेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यह सेक्शन किसको? मजिस्ट्रेट को लागू हो रहा है। तो कहता 343 में क्षमादान कर दिया, तो कोई इसमें, क्योंकि क्षमादान के बाद भी जिसको क्षमादान दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अप्रूवर। ठीक है, उसे अप्रूवर विटनेस, और उसकी विटनेस के तौर पर परीक्षा होगी। और अगर पहले से जमानत पर नहीं है, ये बताया गया है आपको, तो जब तक विचारण समाप्त नहीं होगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। और इस इश्यू पर बात भी हुई थी कि क्या उच्च न्यायालय 482 की शक्तियों के अंतर्गत इस व्यक्ति को जमानत दे सकता है? तो हमने अपना मत व्यक्त किया था कि मेरे मतानुसार नहीं दे सकता, क्योंकि 482 की शक्ति का उपयोग तब होना चाहिए जब कोई प्रोविजन न हो, और यहां प्रोविजन है। लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों का मत यह है कि प्रोविजंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए 482 की शक्ति का उपयोग हो सकता है। अब प्रोविजन यह कहता है कि तब तक बेल नहीं दी जाएगी, और आप जानबूझकर या अनजाने में लगातार ट्रायल डिले कर रहा, और वो बंदी है, तो प्रोविजन का दुरुपयोग हो रहा है। और इस दुरुपयोग को निवारित करने के लिए बेल दी जा सकती है। यह भी समान शक्तिशाली तर्क है, ऐसा नहीं है तर्क कमजोर है, ये तर्क भी समान शक्तिशाली है। लेकिन मेरा अपना मत यह है कि फिर इस दशा में सुमोटो संज्ञान 226 या 136 आदि में होना चाहिए, और वहां से रेमेडी आए तो ज्यादा तर्क संगत होगा। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, बाकी शेष तो जैसी स्थिति कानून की है वो आपके सामने रखी गई। ठीक है, तो क्षमादान इस शक्ति का गलत ढंग से इस्तेमाल हो गया।
ठीक है, कहता है धारा 450 के अधीन मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचारण करना। ठीक है, ये ट्रांसफर संबंधी प्रोविजन होंगे। 450 देख लें। हाँ, विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, तो अन्य मजिस्ट्रेट तो उन्हें तो अपने पास से मामले ट्रांसफर करने की ही ताकत नहीं है, वो सीजीएम की ताकत है। तो सीजीएम विड्रॉल कर सकता है और वो भी होता अंततः मजिस्ट्रेट है। ठीक है, कह रहा धारा 504 या 505 के अधीन संपत्ति का विक्रय करना। 504 और 505 केवल दो धाराएं कहीं। 505 में संपत्ति का विक्रय कब होता है? जब संपत्ति विनिश्वर प्रकृति की है। गेहूं, चीनी, खाद, इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, आप पकड़ ली गई। ये चीनी चुरा कर ले आए थे आप, मालिक का पता नहीं लग रहा, चुराई गई है ये तय हो गया, क्योंकि आपके पास मालिकाना हक की कोई पेपर ही नहीं, और चीनी मिल मालिक तुम हो नहीं, तो ये एक चीनी काहे के लिए है तुम्हारे पास? घर में भी तुम्हारी शादी नहीं, करो क्या इस एक चीनी का? और अगर है तो रसीद दिखाओ, कुछ मालिकाना के पेपर तो दिखाओ। तो ये तय हो गया चीनी चोरी की है। ये तय नहीं हुआ मालिक कौन है, मालिक ढूंढा जा रहा है, तो चीनी किसे दे दें? और थाने में तो कोई जगह है नहीं चीनी रखने की, और ये एफसीआई के गोदाम में तो रखी नहीं जाएगी। ठीक है, और रख भी दें तो चूहे खा जाएंगे, जब तक मालिक पता लगेगा वहां कुछ होगा ही नहीं। तो चूंकि संपत्ति विनिश्वर प्रकृति की है, केले लेके चले हम, ठीक है, कोई ऐसी चीज लेकर चले जो खराब हो जाएगी, और अपराध कुछ हो गया, तो संपत्ति यदि विनिश्वर प्रकृति की है और मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि बेच देने से मालिक को ज्यादा फायदा होगा, तो बेचने का आदेश कर देगा, और जो सेल प्रोसीड होंगे वो जमा हो जाएंगे, जब अधिकृत व्यक्ति आएगा तब देखा जाएगा। ऐसी ही धारा 504 है। ठीक है, तो 504, 505 इसमें संपत्ति के विक्रय का आदेश हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलती से सद्भावपूर्वक। तो ये जो गलतियां हैं, ये जो अनियमितताएं हैं, ये कार्यवाही को दूषित नहीं करती, लेकिन आपने गलती से सद्भावपूर्वक गलती की या जानबूझकर दुष्टता और धूर्तता पूर्वक गलती की, यदि परिणाम यह है कि व्यक्ति का नुकसान परमानेंट नेचर का हो जाएगा, कुछ स्थायी, कुछ बड़ा उसका नुकसान हो सकता है, तो फिर आपने गलती कैसे की, गलती इसकी प्रक्रिया पर हम कोई ध्यान नहीं देंगे। फिर आपने गलती कैसे भी की हो, उसका परिणाम को शून्य होना ही चाहिए। और इसी सिद्धांत के आधार पर अगली धारा 507 ये बनाई गई। कहता वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए करता है, तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी। यहां गलती से सद्भाव पूर्वक वो सारे शब्द हट गए, और चूंकि आप बेर धीमे धीमे और ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते, इसलिए शब्दों के ये अंतर आपको दिखते नहीं, और तब आपका कहना होता है कि सारी सीआरपीसी में सारे सेक्शन एक ही जैसे तो हैं, जबकि कोई दो सेक्शन एक जैसे नहीं है। आप एक भी सेक्शन दूसरे के जैसा नहीं दिखा सकते, उसका अंतर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, कि आपकी आंखों की कमी और आपके ध्यान की कमी हो सकती है।
अंतर है। तो यहां उसने सद्भावपूर्वक गलती से इन शब्दों का लोप किया है। मीनिंग देयर बाय अगर ये काम किए गए तो विधायिका स्वयं मानती है कि व्यक्ति के अधिकारों पर कुछ परमानेंट नेचर का फर्क पड़ेगा, और इसलिए क्योंकि राज्य परम संरक्षक है नागरिक का, तो भले ही नागरिक कोई आपत्ति न करे, राज्य अपनी ओर से कह रहा है कि परिणाम शून्य ही होगा। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, पढ़ेंगे हम लोग, अनुच्छेद 19 से आएगा, कोई व्यापार वाणिज्य ये सब करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। मुकदमे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई हमारी इंडस्ट्री ये हमारे यहां श्रमिक के रूप में काम करने को राजी है, आप कह रहे हैं नहीं, न्यूनतम मजदूरी आप 200 रुपए पर डे देंगे, तो पूंजी मेरी, श्रम इनका, ये अपने श्रम का मूल्य कम मांग रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? कोर्ट कहेगा नहीं, राज्य परम संरक्षक है, राज्य की ड्यूटी है कि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई अपना शोषण करवा भी नहीं सकता। करेगा तो नहीं, तुम करवाने को राजी हो जाओ तो भी नहीं करवा सकते। और इससे मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये कोई भी आजीविका वृत्ति या व्यापार अपनाने का जो फंडामेंटल राइट है उस पर युक्ति संगत प्रतिबंध ये माना जाएगा। ऐसे यहां राज्य स्वयं घोषित कर रहा है, यानी विधायिका जो राज्य का भाग है वो स्वयं घोषित कर रही कि नहीं, यहां कार्रवाई शून्य होगी, कुछ भी नहीं। कौन थी? कहता संपत्ति को धारा 85 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय। हमने कहा था कि कुर्की एक ब्लूप्रिंट आपके सामने पेश करती है, आपको परमानेंटली विक्रय की प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति के लाभों से वंचित कर दिया जाए, तो विक्रय में वो दूसरे के पास पहुंच जाएगी, और संपत्ति वही चीज कहलाती है जो लाभदायक हो, उससे उत्पन्न होने वाले लाभ ही उसे कीमती बना देते हैं, अन्यथा कीमत क्यों होगी? कूड़ा भी अगर बिजली बनाने के काम आने लगे तो कीमती हो जाता है, क्योंकि उपयोगी हो गया। संपत्ति की डेफिनेशन यही है, जो उपयोगी है। उपयोगी अर्थात जिससे लाभ पैदा हो सकता है। तो संपत्ति अगर विक्रय कर दी गई तो उसके लाभों से आप परमानेंटली वंचित हो जाएंगे। तो जब आपको किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है, आप लगातार डिसओबीडियंस कर रहे हैं, तो कुर्की करके आपको एक पिक्चर पेश की जाती है कि अगर आप नहीं माने तो कुर्की के बाद विक्रय भी होगा, और कुर्की में तो फॉर द टाइम बिंग आप इस संपत्ति के उपभोग से वंचित हुए हो, विक्रय में तो ये दूसरे की हो जाएगी, आप परमानेंटली। तो कुर्की भले ही आपको संपत्ति से परमानेंट वंचित नहीं करती है, लेकिन जिस संपत्ति के आप मालिक हो उससे 1 मिनट का अलगाव भी विधि की कठोर प्रक्रिया, ठीक है, या यूं कहें विधि की प्रक्रिया के कठोरता पूर्वक अनुपालन से ही, ठीक है, आपका किया जाना चाहिए। क्योंकि हमने कहा था कि दंड, इसे देने का अधिकार जिन परिस्थितियों में और जिसको है उन्हीं परिस्थितियों में और उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए। आप घरों में भी कहते हैं, ठीक इन्होंने गलती की थी, तुमने मारा कैसे? तुम कौन होते थे मारने वाले? ठीक, इनकी गलती मान लिया, बट हु आर यू? जो तुम्हारी परिस्थिति घर में वही उसकी है।
आप घर के मालिक नहीं हैं, ठीक है, देन यू कैन कंप्लेन, यू कैन मेक ए कंप्लेंट ओनली, यू मे इन्फॉर्म, लेकिन आप मार नहीं सकते, ठीक है। इसके मतलब दंड देने का अधिकार। भाई बाली का प्रश्न तो यही है राम से कि भाई ठीक, हमने निहायत पाप किए, ठीक है। बाली का प्रश्न तो राम से यही है कि भाई तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हम तो दुष्ट व्यक्ति हैं, चलो मान लिया, तुमने हमें छुप कर मारा, ठीक है। और आपने ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि अनुज वधू भगिनी सुतनारी, छोटे भाई की पत्नी, शिष्या, पुत्र की पत्नी, ये सब कन्या के समान है, अपनी बेटी के समान है, और इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उसे किसी भी तरह मार देने से कोई पाप नहीं लगता। उसे दंड देना प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है। तो बाली का प्रश्न भी यही है कि भाई ठीक, मान लिया, हमें दंड मिलना चाहिए, लेकिन आप कौन होते हैं दंड देने वाले? दंड देना तो राजा का काम है, आप राजा तो नहीं है। तो राम का उत्तर यही है कि तुम जिस इलाके में रह रहे हो वो अयोध्या के अधीन इलाका है, और अयोध्या के सम्राट, तो उसका कहना है अयोध्या सम्राट तो भरत है, उन्होंने कहा भरत तो केयर टेकर है, सम्राट तो हम हैं। मैं कौन राज कर रहा है? राम की चरण पादुकाएं वो राज कर रही हैं, भरत तो केयर टेकर है, तो उन्होंने कहा दंड देने का अधिकार तो हम ही को है, और हमने दिया, ठीक है। और राजा का दंड पाकर व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, यह माना जाता है, क्योंकि राजा क्षमा भी कर सकता है और दंड दे रहा है, तो जो उसने किया था उसका दंड पा लिया, बात खत्म हो गई। तो दंड कौन देगा, यह भी महत्व की बात है। तो 85 में विक्रय हो सकता है, मान लिया, लेकिन वो एक कठोर प्रक्रिया है, वो एक प्रकार का दंड है, और चूंकि दंड हमेशा सक्षम व्यक्ति देगा और उचित प्रक्रिया से देगा, इसलिए 85 के अधीन कुर्की और विक्रय, ये अगर सक्षम मजिस्ट्रेट ने नहीं किया तो वो शुरुआत से शून्य है, ठीक है। अगला कहता है किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कि किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करना। हम लोगों ने देखा था विधायी मंशा, इस पर बात हुई थी जब पूर्व की सीआरपीसी में सेक्शन 91 और 92 थे, अब भी 91 और 92 के आसपास ही है। वहां कहा था किसी भी जांच, विचारण, अन्वेषण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों से प्रत्येक दंड न्यायालय को यह हक होगा कि वह किसी भी वस्तु अथवा दस्तावेज को अपने समक्ष पेश किए जाने के लिए आहूत कर सकता है, और रोज कचहरी में इसका प्रयोग होता है। उन्होंने कहा तब लोअर कोर्ट की फाइल मंगा लें, कहां से मंगा लोगे? कहां से मंगा लोगे? लोअर कोर्ट तुम्हारा नौकर लगा है, ठीक है, चूंकि ताकत है इसलिए मंगा लो, मंगाई जा सकती है। उन्होंने कहा अस्पताल से रजिस्टर तलब कर लें, कैसे तलब हो जाएगा? ठीक है। तो जो कुछ कचहरी में हो रहा है वो सेक्शंस के मुताबिक हो रहा है, सेक्शन कौन से हैं, क्या है, आपको नहीं मालूम, वो एक दीगर बात है। लेकिन वहां विधायी मंशा है, वहां कहता है कि अगर कोई चीज डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में, तो जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल यही आदेशित कर सकते हैं कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में जो चीज है उसे ले लिया जाए। तो वहां इसका मतलब विधायी मंशा ही है कि कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं करेगा,
क्योंकि वो राज्य की विश्वसनीयता का सवाल है। डाक या तार प्राधिकारी, उसकी अभिरक्षा में हम अपनी 20 चीजें, और जब ये बना, ठीक है, उस समय तो लोग चिट्ठी पत्री उसमें अपनी पर्सनल बातें ये सब लिखकर डालते ही थे। आज भले ही वो चलन कम हुआ है, ठीक है, फिर भी सरकारी नौकरी के आवेदन, चेकबुक, इस जैसी चीजें आती आज भी डाक से ही है, ठीक है। तो राज्य की विश्वसनीयता का सवाल है। हाँ, ये भी ठीक है कि व्यक्ति के हक इतने बड़े नहीं हो सकते कि वो स्वयं राज्य के अस्तित्व से बड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी व्यक्ति और राज्य के अधिकार जहां क्लैशिंग में हो, तो निर्णय एक मैच्योर आदमी को ही करना चाहिए। इसलिए वहां विधायी मंशा ये है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट नहीं, ठीक है, सीनियर कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट, मैच्योर व्यक्ति उन डाक तार प्राधिकारियों की अभिरक्षा में मौजूद चीजों के लिए जाने पर निर्णय लें। इसलिए यहां लिखा है कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में जो चीज है उसे आहूत करने के लिए अगर किसी मजिस्ट्रेट ने आदेश किया तो वो प्रारंभतः शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत की मांग करना, आप अगर सशक्त, क्योंकि फिर वही बात है, आप हमसे कुछ भी कह रहे हो जो मेरी इच्छा के विपरीत है, तो हम अपनी इच्छा से कानून की सीमा में रहते हुए, कानून की सीमा में रहते हुए अपनी इच्छा से जी सके, इसी के लिए तो सारा स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ है। हाँ ठीक, कानून की सीमा के बाहर नहीं, तो हम कानून की सीमा के भीतर हैं या बाहर हैं, ये तय करने का काम जिसका है उसी को करना चाहिए ना। आप कहते हो परिशांति बनाए रखने के लिए तुमसे प्रतिभूति ली जानी चाहिए, और वहां आपका सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, और तुम इंपावर्ड भी नहीं। हमने कोई अपराध नहीं किया है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे कार्यों से परिशांति भंग हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है कि हम सदाचारी नहीं है और हमसे बॉन्ड लिया जाना चाहिए, ठीक है। परिशांति बनाए, सदाचार के लिए, सदाचारी बने रहने के लिए आपका ये आउटलुक है, और आपका आउटलुक गलत हो सकता है, और आप वो भी नहीं है जिसे मेरे विषय पर निर्णय लेने का कानून के मुताबिक हक है, आप वो भी नहीं है, तो फिर आप क्यों लेंगे? और अगर आप ले रहे हैं तो आपकी कार्यवाही को हम शुरुआत से शून्य क्यों न माने? इसलिए शांति बनाए रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग, या सदाचारी बने रहने के लिए आबद्ध करने वाले, ठीक है। अच्छा, जो सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति था, विधिपूर्वक आबद्ध था, उसे आप उन्मोचित किए दे रहे हैं, कोई ताकत होने की कोई ताकत आपको नहीं, फिर भी आप किए दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति भले ही गलत ढंग से, वो ठीक आदमी नहीं था, फिर भी विधिपूर्वक आबद्ध हो गया, लेकिन विधिपूर्वक हुआ ना, आप कौन होते हैं, ठीक है। तो ये सारा नहीं होगा। फिर वही भरण पोषण के लिए आदेश देना, अरे भाई मेरी जेब से पैसे जाएंगे, और भरण पोषण ये देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में। अरे साबित तो मेरे माता पिता हैं, साबित तो मेरी पत्नी है, और तो पत्नी है साबित हो गया, चलिए जारता की दशा में नहीं रह रही, ये भी तो साबित हो, ठीक है। भरण पोषण के लिए आप आदेश कैसे कर देंगे? ये भी मेरे हक और हकूक का सवाल है। इसलिए भरण पोषण के लिए आदेश अगर सक्षम न्यायालय ने नहीं किया तो कार्यवाही प्रारंभता शून्य मानी जाएगी। हालांकि अब मजिस्ट्रेट लिखना जरूरी भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, कम से कम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सब जगह फैमिली कोर्ट आ गए और भरण पोषण का आदेश फैमिली कोर्ट देता है। लेकिन हो सकता है हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में अभी तक वही स्थिति हो जो पहले यहां थी, ठीक है। कहता है स्थानीय न्यूसेंस के बारे में,
ये मेरे ख्याल से धारा 144 होगी या 133 होगी। 133 है, 152, ठीक है। देखो जरा 152 है, 133 या वो ही होनी चाहिए। एक 133, हाँ ठीक, पुरानी। तो वही बात, 133 में क्या करा, 6 प्रकार के, जो 6 प्रकार की स्थितियां हैं उनमें 133 में सशर्त आदेश आपको दिया जाता है। लोक नदी, जलसरणी, लोक मार्ग, इसमें आपने कोई बाधा ये पैदा की और आपके द्वारा पैदा की गई बाधा इस प्रकार की है कि उस लोक मार्ग, नदी या जलसरणी का विधिपूर्वक उपभोग करने का जिन लोगों को हक है, उन्हें जब उस नदी, जलसरणी या लोक मार्ग इसका उपभोग करने की, ठीक है, अवसर, उपभोग करने का जो अवसर है ये पड़े और वो उसका उपभोग करना चाहे तो उन्हें कोई क्षति, बाधा या क्षोभ ये कारित हो, या आप कोई वाणिज्यिक जो कमर्शियल गुड्स है उसे इस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हो कि वो लोग के सुख के लिए या लोग के स्वास्थ्य के लिए एक संकट बन रहा है, या कोई पदार्थ आप ऐसे व्यनित कर रहे हो कि उससे अग्निकांड या विस्फोट इसकी आशंका है, या फिर कोई खतरनाक वृक्ष है उसमें आलंब आपको लगाना चाहिए, वो आप नहीं लगा रहे हो, कोई खतरनाक जीव जंतु है उसे परिरुद्ध रखना आपका दायित्व है, कोई खाई, कुआं आदि है जिसकी बाढ़ लगानी चाहिए वो आप नहीं लगा रहे, तो आपको कारण दर्शित करने के लिए नोटिस दिया जाएगा कि कारण दर्शित करिए कि क्यों ना आपको जो आदेश ये दिया गया कि आप ऐसा करें ये अंतिम कर दिया जाए, और फिर आप कारण दर्शित करेंगे, फिर उसकी जांच होगी, वो सारी चीजें। तो आपसे कुछ करने की अपेक्षा की जा रही है और आप वो क्यों नहीं करेंगे इसका कारण दर्शित करने की अपेक्षा हो रही है। तो आपके अधिकारों के विपरीत जब भी कुछ किया जाएगा, यद्यपि वहां भी अधिकारों के विपरीत हो रहा ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन वहां अधिकारों पर गंभीर प्रभाव नहीं था और संज्ञानी तो हो गया, और क्या हो गया। यहां विपरीत प्रभाव गंभीर किस्म का है, आप कारण दर्शित नहीं करेंगे तो आदेश अंतिम, और कारण दर्शित करेंगे तो जांच होगी, ठीक है, और जांच में पैसे खर्च होंगे, आपके आखिर वकील करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, अपने आप तो रख भी नहीं पाएंगे, और रखेंगे तो आपको नुकसान हो जाने के चांसेस रहेंगे। तो यहां पर दिक्कत है, इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि सशक्त मजिस्ट्रेट वही करेगा, बाकी शून्य, ठीक है। आगे कहा लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने के लिए धारा 162 के अधीन प्रतिषेध करना, ये धारा 100 मेरा ख्याल है वो 143 होगी, ठीक है, क्योंकि 152 ये हुआ, 10 162, हाँ वहां भी 133 और 10 143, ये 143 होगी, वहां भी तो 10 का आ गया भाई, वो 152 133 हुआ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 143 162 हो गया। वहां 133 की जो न्यूसेंस थी उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आदेश दिया जा सकता था, तो वो यहां भी सक्षम व्यक्ति ही देगा। आगे कहता अध्याय 11 के भाग गा या भाग घा के अधीन आदेश देना। भाग धारा अध्याय 11 कौन सा है देख लीजिएगा, देखने की क्या, ठीक है, उसके अधीन आदेश देना, कारण वही रहेगा कि अधिकारों पर परमानेंट नेचर का असर आ रहा है, ठीक है। फिर कहता है आपका किसी अपराध का धारा 210 की उपधारा 1 के खंड गा के अधीन संज्ञान करना, वही आप स्वतः संज्ञान अगर कर रहे हैं और आप सशक्त नहीं है तो कार्यवाही शुरुआत से शून्य मानी जाएगी। फिर कहता किसी अपराधी का विचारण करना, विचारण तो आप कर ही नहीं सकते भाई, आप कानूनन सशक्त ही नहीं है उस अपराध का विचारण करने, अपराध नहीं अपराधी, अपराधी,
क्योंकि किस अपराध का विचारण और अपराधी का विचारण अलग अलग बात है। अपराधी का विचारण जिसका आप करेंगे वो अपराधी जुवेनाइल है, ठीक है ना। अपराधी अलग अलग आयु वर्ग का हो सकता है। जुवेनाइल का विचारण आप नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? जुवेनाइल बोर्ड, ठीक है। उस अपराधी का विचारण आप नहीं कर सकते जिसने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अपराध किया है, वो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है। जिसने पास्को का अपराध किया है वो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अपराधी का विचारण ये कहा है, अपराध का नहीं कहा। ये अंतर समझ लेना जरूरी होता है। आप अपराध और अपराधी एक ही बात लिए बैठे हैं, ठीक है। जैसे आप जाएंगे कचहरी तो उन्होंने कहा SC/ST वो तो स्पेशल कोर्ट है, वहां जाएंगे, तो आप उस अपराधी का विचारण नहीं कर सकते, ठीक है। कहता है किसी अपराधी का विचारण करना। अफेंडर की हिंदी देखो जरा क्या है। चलो अच्छा देख लेंगे। अपराधी शब्द था हमें थोड़ा सा, क्योंकि अभियुक्त होना चाहिए। अपराधी लिखा है, अपराधी के विचारण का मतलब ही कहां बचा? भाई अपराधी तो तब हो गया जब विचारित होकर बात खत्म हो गई, ठीक है। अपराधी कैसे हो गया? अभियुक्त होना चाहिए, ठीक है। इसी बात से हम बोल रहे हैं, ठीक है। किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना, जिसका समरी ट्रायल नहीं हो सकता उसका आप समरी ट्रायल कर रहे हो, लेकिन फिर अपराधी कह रहा है, ठीक है। अब इधर अफेंडर कह रहा है, तो अब अफेंडर का एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग क्या है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इधर हिंदी गड़बड़ लगेगी तो अंग्रेजी देखी जाएगी, और वहां भी अगर अफेंडर का अपराधी निकल रहा है तो फिर कुछ देखना पड़ेगा। कल बात करेंगे इस पे। कहता किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई पर धारा 364 के अधीन दंडादेश पारित करना, ठीक है। धारा 364 क्या कह रही है? अच्छा, प्रक्रिया जो मतलब जो आपका पहले 325 थी, ठीक है। तो 325 में कहता है कि जितना दंड आप नहीं दे सकते, ठीक है, उतना दंड आपको युक्ति संगत लगता है, तो फिर क्या करेंगे कि लिखा है कि अपनी राय अभिलिखित करके सीजीएम को भेज देंगे, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं? जब सीजीएम के पास आई तो उसे अपने हिसाब से देखना चाहिए कि उतना दंड मिलना भी चाहिए या नहीं। जो नहीं नीचे से लिख कर आ गया कि मेरी राय में जितना दंड हम दे सकते हैं उससे ज्यादा दंड दिया जाना उचित होगा, और आपने बिना सोचे समझे मैकेनिकल कार्यवाही करते हुए, जैसे पुलिस वाले उन्होंने कहा इतना दंड, तो उन्होंने उठाया उतना ही दे दिया। नो, आप ही स्वयं स्वतंत्र विचार उस पर करेंगे। और अगर ऐसा किया गया कि उनके कहे के आधार पर आपने दंड दे दिया तो शून्य, ठीक है, कुछ नहीं माना जाएगा। अपील का विनिश्चय करना, तो ये तो भाई जब अगर जुडिक्शन नहीं है तो नहीं करेंगे आप, ठीक है। कार्रवाई को धारा 438 के अधीन मांगना, 438 देख लीजिएगा जो भी हो, क्या कह रहे 438? अच्छा, तो जो वो तो ताकत किसकी है? सेशन कोर्ट की। आप कैसे मांग लेंगे? ठीक है, वो तो मांग ही नहीं सकते आप, वो आप मांग रहे हैं तो भी शून्य है। धारा 491 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना, तो रिवीजन की ताकत आपको होती नहीं। रिवीजन की ताकत सेशन और हाईकोर्ट की ही है, तो वो ये सारी चीजें शुरुआत से शून्य मानी जाए। तो ये दो सेक्शन, कार्यवाहियां जो शून्य बनाएंगी और कार्यवाहियां जो शून्य नहीं बनाएंगी, और ये दोनों सेक्शन आपको वर्ड बाय वर्ड रट लेने चाहिए। इनमें पूछा जाएगा, और अगर मानिए ध्यान नहीं आता
और आपको तुक्का ही लगाना पड़ रहा है, तो फिर यह सोचिए कि कार्यवाही से जो असर पड़ने वाला है वो कैसा है। ये जो कार्यवाही है उसकी प्रकृति कैसी है, वो आपके अधिकारों से कहीं विपरीत तो नहीं जा रही गंभीर रूप से, क्योंकि पीछे तो जो सेक्शन है वहां भी अधिकारों से विपरीत तो जाएगी, लेकिन उसमें कोई ऐसी गंभीरता तो नहीं दिखती। और अगर हाँ, तो विकल्प ये ट्राई करना चाहिए कि कार्यवाही शून्य मानी जाएगी, और अदरवाइज कार्यवाही शून्य नहीं मानी जाएगी, ऐसा ट्राई करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप तुक्का ही लगाएं, आप याद करें तो बेहतर है, और इसमें से आएगा, आता है, इस पूरे चैप्टर से आता है। और अगले जो सेक्शंस हैं वे सेक्शन विचारण न्यायालय के लिए नहीं हैं, वे सारे के सारे अपीलेट और रिविजनल कोर्ट के लिए। अगर आप अपीलेट कोर्ट या जो रिविजनल कोर्ट उसके समक्ष ये शिकायतें करते हो जो आगे वर्णित हैं, ठीक है, सेक्शन आपका 508 से आगे शुरू हो जाएगा। यहां जो बातें वर्णित हैं, यहां जो शिकायतें वर्णित हैं, ये आपने अपीलेट या रिविजनल कोर्ट से की तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक कि आपने जो कुछ कहा है वो आपके साथ होने वाले अन्याय इसको प्रदर्शित ना करता हो। अर्थात अगर ये दिखा कि आप जो शिकायत कर रहे हो, इस शिकायत के उत्पन्न होने का अवसर अगर विचारण न्यायालय ने न दिया होता, अर्थात विचारण न्यायालय ने ठीक ढंग से काम किया होता, आपको शिकायत का अवसर न दिया होता, तो वाकई आपके साथ न्याय हुआ होता। और चूंकि विचारण न्यायालय ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, आप जो शिकायत कर रहे हो वो शिकायतबाजी है, और इस वजह से वाकई आपके साथ अन्याय हुआ, तभी विचारण न्यायालय या अपीलेट कोर्ट, तभी रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट विचारण न्यायालय की गलती के आधार पर कोई निर्णय करेगा, अन्यथा कुछ नहीं, होती रहे गलती। और आपके साथ अन्याय हुआ या नहीं विचारण न्यायालय की गलती के कारण, ठीक है, इसे डिसाइड करने के लिए हमेशा हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आपके पास शिकायत करने का जो पहला अवसर था, क्या उस पर आपने कोई शिकायत की थी? क्योंकि यह मानव अनुभव है, यह सामान्य बुद्धि की बात है कि जो कुछ आपके साथ किया जाए, यदि वो बुरा है और उसे करने का हक उसे करने वाले व्यक्ति के पास नहीं है, तो आप डेफिनेट शिकायत जरूर करोगे। ये मानव बुद्धि है। अगर किसी को आपको पीटने का हक नहीं है तो उसने कितने भी धीमे आपको पीटा हो, आप शिकायत जरूर करोगे। शिकायत किससे करोगे? पुलिस से करोगे, उसके घर वालों से करोगे, ये दीगर बात है। आने जाने वाले उससे करोगे, देखो बदतमीज आदमी है, खुद से करोगे कि हे भगवान चलो बदतमीज आदमी छोड़ो, किससे करोगे ये डिफरेंट बात है, लेकिन करोगे जरूर। ये सामान्य मनुष्य के स्वभाव की बात है। हाँ, आप गांधी जी ही हो, आप ईसा मसीह हो, आप सुकरात हो, आप प्लेटो हो, बात दीगर है। तो कानून सामान्य व्यक्ति को देखकर बनाया जाता है, महापुरुषों को देखकर नहीं। इसीलिए कहा कि अगर लोअर कोर्ट ने
जो गलती की उससे वाकई आपके साथ वैसा अन्याय हुआ जैसा अन्याय होना आप अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के समक्ष बता रहे हो, तो निश्चित रूप से वो अन्याय जब शुरू हुआ होगा तो आपने कोई शिकायत जरूर की होगी, और यदि नहीं की तो ये इस बात का सबूत है कि चूंकि आप नीचे हार गए मामला, रिवीजन या अपील में गए तो आप तभी होंगे जब नीचे आपके खिलाफ हुआ होगा, नहीं तो पागल तो नहीं गए आप। तो फिर सीधी बात यह है कि अब आप रिवीजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के समक्ष सिर्फ थोथी बातें बना रहे हो कि तब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ क्योंकि नीचे उन्होंने ये गलती की। अगर वाकई आपके साथ अन्याय हो रहा होता उस गलती के कारण तो आप चिल्लाए होते, और जुडिशियल प्रोसीडिंग में चिल्लाना आपकी एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में चिल्लाना चिल्लाने से नहीं होता, वहां तो एप्लीकेशन दी जाती है कि साहब ये करने का हक आपको नहीं है, ठीक, आप रिजेक्ट कर दो। इसलिए तो कहा जाता है सर मेरी एप्लीकेशन है, रिजेक्ट कर दें, फिर जो चाहे डिसाइड कर दें। आपने रिजेक्ट की ना, हम वो एप्लीकेशन दिखाएंगे, देखिए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, हमने उस समय भी कहा, मेरी मानी नहीं, अब आपकी सुनी जाएगी, अब वाकई आपके साथ अन्याय हुआ तो ये साबित किया जाएगा, ठीक है। तो आगे कहता है गलत स्थान में कार्रवाई भाई होनी चाहिए, शाहजहांपुर में हो गई हरदोई में, तो फर्क क्या पड़ा? शाहजहांपुर में भी बीएनएसएस के मुताबिक होती, हरदोई में भी बीएनएसएस के मुताबिक हुई, ठीक है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अगर कोई पड़ा, ठीक है, तो आप जब हरदोई में कार्रवाई चल रही थी उस समय जरूर चिल्लाए होते, ठीक है। हो सकता है आपको बचाव साक्षी शाहजहांपुर में प्रस्तुत करने में आसानी होती, वहां नहीं कर पाया, लेकिन अगर ऐसा होता तो आपने एप्लीकेशन जरूर दी होती कि आपको विचारणा का हक नहीं है, शाहजहांपुर को है। आपने कुछ भी नहीं किया, पूरे विचारण भर आराम से लड़ते रहे, और अब जब अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट के समक्ष मामला है, यानी नीचे आपके विरुद्ध निर्णय हो गया, अब आप बता रहे हो कि साहब कार्रवाई तो इसलिए शून्य हो जानी चाहिए क्योंकि गलत स्थान में चली, तो गलत स्थान में चली तो फर्क क्या पड़ा भैया? चली बीएनएसएस के मुताबिक, आपने उसमें पूरी तरह भाग लिया, आपके हक और हकूक पर कोई विपरीत आदेश ये तो नहीं पारित किया गया, और अगर किया गया आप कहते हैं तो आपने उस समय बोले क्यों नहीं आप? और नहीं बोले इसका मतलब ही है कि नहीं पारित किया गया, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात, या तो दिखाइए कि गलत, ठीक है, हरदोई के कोर्ट ने गलत ढंग से ही डिसाइड कर दिया, साक्षी नहीं है, अब तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपका तर्क सिर्फ इतना है कि शाहजहांपुर में चलनी चाहिए तो हरदोई चल गई, तो इसमें क्या आफत फट पड़ी? इसीलिए उसने लिखा कि किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर, कानून में हमेशा केवल शब्द इंपॉर्टेंट होता है, केवल इस आधार पर कि वह जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था या वह दंडादेश या आदेश पारित किया गया था, गलत सेशन खंड, जिला, उपखंड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब यह प्रतीत होता हो कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, केवल इस दशा में। यानी कोई निष्कर्ष, आदेश, दंडादेश से पारित किया गया और आप चाहते हैं वो अपास्त कर दिया जाए, तो अपास्त करने का हक किससे होगा? रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट को, और तो कोई कर नहीं सकता। तो केवल इस दशा में ही अपास्त किया जाएगा। बड़े जोर है, विधायिका बड़े जोरदार शब्दों का इस्तेमाल कर रही है कि केवल इस आधार पर ही अपास्त किया जाएगा।
विधायिका जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है वो शब्द दैनिक जीवन में किस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, ये भी ध्यान में रखने योग्य बात होती है। कहता केवल इस आधार पर ही अपास किया जाएगा कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हुआ। और वस्तुतः न्याय नहीं हुआ ये कब कैसे तय होता है? अगर तुम्हारे पास साथ जिस क्षण अन्याय शुरू होगा उसी क्षण तुम चिल्लाओगे। चिल्लाए नहीं तुम, सारी कार्रवाई चल गई। और अब रिविजनल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के सामने खड़े हो तो तुम्हारे पास और कोई तर्क भी नहीं है, और कुछ नहीं तुम बता पा रहे हो कि क्या गलती है इसमें, केवल यही बता रहे हो। हाँ, अन्य भी कोई गलती है तब बात अलग है, उस गलती के आधार पर देखेंगे। अन्य कोई गलती ही नहीं, केवल यही तुम लिए घूम रहा हो और तुम्हारी ओर से कोई ऑब्जेक्शन इस गलती के प्रारंभ पर हुआ ही नहीं, तो फिर क्या माना जाए? जो मानव बुद्धि और तर्क और विवेक है वो ये कहता है कि आप सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हो क्योंकि मामला नीचे आपके खिलाफ डिसाइड हो गया, इसलिए आप डिविजनल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के समक्ष केवल इसी आधार पर इसे पास कराने आ गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाहजहांपुर कोर्ट ने डिसाइड किया या हरदोई कोर्ट ने डिसाइड किया, किस कोर्ट ने, किस स्थान के न्यायालय ने डिसाइड किया और किस स्थान के न्यायालय को डिसाइड करना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं। पूरे हिंदुस्तान में बीएनएसएस ही लागू है और उसी के मुताबिक डिसाइड किया गया। हाँ ठीक, समवर्ती सूची का विषय जिस स्थान पर डिसाइड हुआ वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर रखा था जिससे आपको दिक्कत थी, और कानूनी नियम यह है कि प्रक्रिया के, ठीक है, नियम उसी स्थान के लागू होने चाहिए जहां सबस्टेंटिव कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ। ठीक है, तो आप आपत्ति उठाते ना, आपने तो उठाई नहीं, तो अब गलत स्थान में हुई कार्रवाई के तर्क के आधार पर ये शून्य क्यों कर दिया जाए? और ये भी थोड़ा हमें देखना पड़ जाएगा। मैं जहां तक याद है कि ऐसा ही है कि सबस्टेंटिव कॉज ऑफ एक्शन जहां पैदा हुआ प्रक्रिया वहां की होगी, या जिस स्थान पर मुकदमा चल रहा प्रक्रिया वहां की होगी। कुछ जहां तक हमें याद पड़ता उल्टा हम बोल रहे हैं, प्रक्रिया शायद उसी स्थान की होगी, लेकिन जो भी है कुछ ऐसा है, अब हम एकदम कंफर्म नहीं है, आप देख लेंगे, अपना गूगल पर मिल जाएगा, शायद ऐसा ही है, हम उल्टा बोल गए कि प्रक्रिया उसी स्थान की होगी। लेकिन अगर कोई दिक्कत आपको हो रही थी तो आप उठाते तो दिक्कत, तो आपने कुछ उठाई नहीं, तो केवल इस आधार पर कोई चीज शून्य क्यों कर दी जाए? ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे, शेष बात हम लोग कल करेंगे। देखें।